मेरी बीबी ने छत पर बने कमरे को क्लिनिक बना लिया जहां वह बांझ औरतों का इलाज करती थी। वह प्रेग्नेंट हो जाती है और मेरी ड्यूटी सीढ़ियों के पास बने काउंटर पर लगा दी और सख्ती से मना कर दिया कि ऊपर अंदर नहीं आना क्योंकि अंदर औरतों का इलाज होता है। मैं मान जाता क्योंकि मेरी बीबी ढेरों पैसों जो कमा रही थी, मगर मुझे उस वक्त बहुत हैरानी होती जब क्लिनिक में वही औरतें जाती जो बुर्का पहन रखा होता। एक दिन मुझे बीबी पर शक हुआ तो मैं भी बुर्का पहनकर अंदर गया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि हमारे छत पर बनी क्लिनिक की डोर दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। मेरी बीबी दिन भर छत पर बैठी बांझ औरतों का मुआयना करती रहती। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी को अंजाम देता था। मेरी बीबी शबनम मुझे भी अच्छा खासा तनख्वाह देती थी। जिंदगी में बड़ा चैन था। हम दोनों मियाँ बीबी दोनों हाथों से पैसे कमा रहे होते थे। मैं आज फिर काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था जब एक मर्द और औरत मेरे पास आए और शबनम से मिलने की इजाज़त मांगने लगे। मैंने उस औरत को क्लिनिक में जाने दिया था जबकि उसके पति को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को कहा, लेकिन वह क्लिनिक में जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि भाई साहब, ऊपर क्लिनिक में सिर्फ आपकी बीबी ही नहीं बल्कि और भी औरतें मौजूद हैं। हमारे यहाँ इलाज राजदारी से होता है, इसलिए मैं आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। फिर मुझे इलाज के लिए आपके ब्लड ग्रुप भी चाहिए, इसलिए आप इधर ही रुके। वह आदमी मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गया। उसकी बीबी क्लिनिक के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उसे क्लिनिक में दाखिल हुए आधा घंटा ही हुआ होगा जब दो बुर्का पहने औरतें अंदर जाने के लिए मुझसे इजाज़त मांगने लगी थी। यूँ 2 घंटे बाद उस औरत का पति गुस्सा हो गया था। वह बोला, और कितनी देर लगेगी? मैंने कंधा उचका के बोला, कुछ नहीं कह सकता, मुझे अभी क्लिनिक के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वह मर्द बस शब्द करके बैठा था। कुछ ही वक्त के बाद उसकी बीबी बाहर आ गई थी। मैंने घूरती निगाहों से उस औरत को देखा था। वह उम्मीद के दीपक रोशन हो चुके थे। मैंने जल्दी से उस औरत के हाथ की ओर देखा। उसने कोई दवा वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी। वह दोनों मियाँ बीवी जब हमारे क्लिनिक से चले गए तो वह 2 नकाबपोश औरतें भी हमारे क्लिनिक से निकलकर चली गईं। फिर कुछ देर बाद शबनम भी क्लिनिक से निकल आई थी। उसके चेहरे से मास्क को उतारा और हाथों से दस्ताना उतारकर डस्टबिन में फेंक दिए थे। फिर हम दोनों ने बैठकर खाना खाया। मैं गौर से शबनम को देख रहा था। वह काफी अच्छे मूड में लग रही थी। आखिरकार मैंने सवाल करने की ठानी जो मुझे अक्सर परेशान किए रहता था। मैं बोला, शबनम, तुम औरतों का इलाज कैसे करती हो? तुम ना तो पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई वैद हो, फिर तुम इतनी मशहूर कैसे हो गई हो? हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं। शबनम बोली, जरूरत हर जात की माँ है। मुझे मेरी जरूरत ने ही लाकर इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है। मेरी वजह से कितनी औरतों के घर टूटने से बच गए हैं। मैं खामोश हो गया। न जाने शबनम ने मुझसे राज क्यों छुपाया था। मैं उसका पति था। कम से कम मुझसे तो यह राज शेयर कर लेना चाहिए था। पहले पहल तो मुझे शबनम की किसी भी बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगा कि शबनम यह सब टाइम पास के लिए कर रही है, मगर देखते ही देखते कमाल हो गया था। बस 1 साल में शबनम की क्लिनिक दूर दूर तक मशहूर हो गई थी। कुछ औरतें तो ऐसे गांव देहात से आती थी जिसका हमने तो पहले नाम भी नहीं सुना था। दरअसल बांझपन एक ऐसी मर्ज है जो हर तीसरे चौथे घर में फैला हुआ है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि औरतें बांझ होती भी नहीं है, बस कुदरत की तरफ से देर होती है, मगर उन औरतों के ससुराल वाले उनका जीना हराम कर देते हैं। जब शबनम ने अपना क्लिनिक खोला था तो 1 साल में 2 ही औरतें इलाज के लिए आई थी। किस्मत से उन दोनों औरतों को औलाद हो गई थी। फिर हर जगह शबनम के ही चर्चे होने लगे थे। अब तो एक एक दिन में 20-20 औरतें अपना इलाज करवाने आती थी। शबनम से यह सब अकेले संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने सीढ़ियों के पास मेरे लिए एक काउंटर बनवा दिया था और उसने मेरी तनख्वाह भी लगा दी थी। फिर हमारे घर में दौलत की अच्छी खासी भरमार हो गई थी। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे थे और अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। शबनम उनको तरह तरह के खाने खिलाती थी। पहले तो वह 2 वक्त की रोटी के लिए ही तरस जाते थे। अब मैंने भी शबनम के बिजनेस में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। अब मैं हर चीज पर गहरी निगाह रखता। यूं होता, कोई औरत इलाज के लिए आती, 2 नकाबपोश औरतें भी आ जाती थी और इलाज तकरीबन 4-5 घंटे चलता था। मैंने कई बार शबनम से इलाज का तरीका पूछा, मगर वह हर बार मेरी बात को टाल देती थी। शबनम का क्लिनिक मेरे लिए एक ऐसी जगह बन चुका था जिसमें मेरे लिए जाना सख्त मना था। मुझे यह बात तो समझ में आ गई थी कि मैं मरीजों की मौजूदगी में इस क्लिनिक में नहीं दाखिल हो सकता था, मगर जब वह खाली पड़ा होता था
तब भी वहाँ जाने की पाबंदी मुझे कुछ अजीब लगता था और मैंने अपने जहन में ऐसे ख्यालात को झटक दिया था। मुझे वह वक्त याद आ जाता जब मैं बिल्कुल ही बेरोजगार था। घर में 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाते थे। शबनम मुझे हर वक्त निकम्मे होने के ताने देती थी, जो मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था, या कभी प्यार से समझाते तो कभी मुझसे लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती थी। मैं तो शादी के पहले भी निकम्मा ही था, कोई काम काज तो था नहीं। मम्मी ने मेरी शादी करवा दी ताकि मुझ पर बोझ बन जाए और मैं जिम्मेदार हो जाऊं। लेकिन शादी और 2 बच्चों का बोझ मुझे भी राय रास ना ला सका। पहले तो शबनम कुछ नहीं कहती, रूखी सूखी खाकर सब कर लेती। लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगे और तरह तरह की फरमाइश करने लगे तो वह अकड़ मिजाज हो गई। फिर जब बच्चे भूखे रहने लगे तो वह किसी दूसरे से कहकर काम पर लगवा देती। मेरी सुस्ती देखकर मालिक मुझे जल्द ही काम से हटा दिया करता था। शबनम ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली, घर छोड़कर चली गई। तलाक लेने की नौबत आ गई थी। मैं 4 दिन अच्छे से काम करता तो 5वें दिन फिर सुस्ती मुझे जकड़ लेती। अब मेरी पत्नी शबनम कुछ दिनों से परेशान रहती थी। उसकी परेशानी की वजह एक ही थी, मैं 5वीं बार भी नौकरी से निकाला जा चुका था। मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चों की भी सौ जरूरत होती है और कमाने का कोई भी जरिया नहीं था। शबनम एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी, साल मैं अपने छत पर बने रूम को क्लिनिक बनाना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात हंसकर टाल दी। उसने 1-2 दिन बाद फिर से क्लिनिक बनाने की बात की तो मैं खामोश न रह पाया। किस चीज के लिए बनाओगी तुम क्लिनिक? ना तो तुम पढ़ी लिखी हो और ना ही तुम कोई काम काज जानती हो। वह बोली, तुम फिक्र ना करो, तुम जैसे बेकार मर्द के साथ रहने वाली औरत कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। मैंने लापरवाही से कंधे अचका दिए थे कि जो मर्जी आए करो। फिर उसने मेरे मदद के बगैर ही अपना क्लिनिक सेट कर लिया था। वह बोली, मैं 5 औरतों का इलाज किया करूंगी। मैं उसका मजाक उड़ाता रहा, मगर वह अपने इरादे की पक्की निकली। आज वह अपने मेहनत के बलबूते से हर वह चीज पाने में कामयाब हो चुकी थी जिसकी वह ख्वाहिशमंद थी। अब उसके काम करने का तरीका जानने की कोशिश में करता, मगर यह सोच कर रुक जाता कि चलो वह जो कर रही है करती रहे, कम से कम रोटी रोजी से तो लगी हुई थी। मेरे माँ बाप तो अब इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी एक ही बहन थी जिसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। पहले तो वह मुझे एक निकम्मा इंसान समझती थी, इसलिए उसने कभी भी मेरे सामने अपनी तकलीफ नहीं बयान की थी। लेकिन अब जब मेरा और शबनम का कारोबार चल चुका था तो अब उसे भी आसरा मिल गया था कि उसका मायका मजबूत है। अब वह अपने दुख सुख मुझसे बांट लिया करती थी। आलिया ने मुझे बताया था कि उसका पति उसको औलाद ना होने की वजह से उखड़ा उखड़ा सा रहता है। सास भी अपने बेटे के लिए दूसरी पत्नी तलाश में है। आलिया का पति उसे भी तलाक देने के लिए बैठा था। 10 साल का वक्त भी तो कम नहीं होता। अब तक उसको औलाद हो जानी चाहिए थी। उस पर बाजबंद का टैग लगा दिया गया था। मैंने आलिया का मसला शबनम से डिस्कस किया था। मैंने कहा, शबनम तुम आलिया का केस भी देख लो, तुम्हारे इलाज करने से सभी को आराम मिल जाती है। शबनम ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और मैं भी चुप कर रह गया था। मैं यह बात पहले रोज से ही जानता था कि शबनम आलिया को कोई खास पसंद नहीं करती। उसकी सबसे बड़ी वजह गुस्सापन था। शबनम जब ब्याह कर आई तो आलिया भी 2 माह के लिए मैके रहने आई थी। तब मेरे माँ बाप भी जिंदा थे, इसलिए आलिया को अपना पल्ला भारी मालूम होता था। वह शबनम के हर काम में नुक्स निकालती। कभी कहती कि तुम्हें सही रोटी बनानी नहीं आती, तो कभी कहती कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती। हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था जब आलिया रोती हुई हमारे पास आई और बोली, भाई आज मेरा मुझसे मायका भी छूट गया। लोग सच ही कहते हैं, माँ बाप का घर तब तक ही अपना होता है जब तक भाभी ब्याह कर नहीं आई होती। आलिया इस कदर रो रही थी कि मेरा दिल भी पसीज गया। मैं बोला, अरे आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ पता भी तो चले। तब आलिया ने मुझे सब कुछ बताया। शबनम भाभी ने मेरे साथ बदतमीजी की है और घर से निकल जाने को कहा है। मुझे गुस्सा आ गया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी माँ जैसी बहन को उसने ऐसा कहा। फिर मैंने एक दिन गुस्से में आकर शबनम को एक थप्पड़ मार दिया। यही बात शबनम के दिल से नहीं उतरी थी। मैंने कई दफा उससे माफी भी मांगी थी, लेकिन वह इस बात को बोलने पर राजी ही नहीं होती थी। शबनम की क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रही थी। दौलत की भरमार थी, खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन अब मुझे शबनम की फिक्र रातों को भी सोने न देती थी। दिन तो ड्यूटी पर ही गुजर जाता था, जबकि रात तो आंखों ही आंखों में कट जाती थी। मैं काउंटर पर खड़ा था जब एक बूढ़ा इलाज के लिए आया। पति को तो मैंने बाहर ही बैठा दिया, जबकि पत्नी को मैंने क्लिनिक के अंदर भेज दिया। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि 2 नकाबपोश क्लिनिक में जाने की इजाज़त मांगने लगे। मैंने उन्हें भी क्लिनिक में भेज दिया था।
मैं तो औरतों को देखकर हैरान रह गया था। जयपुर का पोस्ट औरतें तकरीबन हर रोज क्लिनिक का एक चक्कर लगाती थी। न जाने इनका मसला अभी तक शबनम क्यों नहीं हल कर पाई थी। 3-4 घंटे यूं ही गुजर गए थे जब वह औरत यूं ही क्लिनिक से बाहर आई। उस औरत के निकलते ही वह नकाबपोश दोनों औरतें भी निकल आई थी। वह दोनों बहुत तेजी से चल रही थी। जब मेरी नज़र एक औरत के पांव पर पड़ी, वो मर्दाना चप्पल पहन रखे थे। मैं जल्दी से उसके पीछे लपका था। मुझे उस औरत के मर्दाना चप्पल ने शक में डाल दिया था। वह दोनों मेरी आवाज़ पर रुक गई थी। मैंने जल्दी से बात बनाई। मैं बोला, बहन, आपका मसला अभी तक क्यों नहीं हल हुआ? मैं आपको बड़े दिनों से आता जाता देखता हूँ। इन दोनों में से एक दूसरी औरत बोली, हम दूसरी औरतों के मसाइल हल कराने आते हैं। इतना कहकर वह दोनों चली गई थी। अब सारा मसला हल हो चुका था। असल में यह 2 औरतें हैं। दूसरी औरतों को हम इलाज कराती थी। सारा क्रेडिट शबनम ने दे रखा था। खैर, जो भी था, मुझे इससे क्या लेना देना था। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी निभा रहा था जब मुझे आलिया की कॉल आ गई। मैंने उसे खैरियत पूछी तो वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया, मेरा घर बचा लो। मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। तुम किसी भी तरह अपनी पत्नी को मेरा इलाज करने के लिए राजी कर लो। मैंने उसे हौसला देकर फ़ोन बंद कर दिया था। सारी औरतें जा चुकी थी, इसलिए सोचा कि क्लिनिक के अंदर जाकर आलिया के मसले पर बात करता हूँ। मैं जैसे ही क्लिनिक का दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने लगा तो शबनम एकदम से चिल्ला उठी। वह भागती हुई मेरे पास तक आई थी। मुझे धक्का देकर बाहर ले आई। वह काफ़ी गुस्से में लग रही थी। एक बार जब कह दिया कि क्लिनिक में मर्दों का आना सख्त मना है तो तुम्हें एक बार में समझ क्यों नहीं आती? शबनम की इस बदतमीजी पर मेरा दिल एक मिनट के लिए हैरान हो गया था, लेकिन मुझे शबनम से काम निकलवाना था, इसलिए मैं मुस्कुराकर बाहर निकल आया था। शबनम भी बाहर आ चुकी थी। मैं बोला, शबनम, मेरी बहन आलिया का घर टूटने से बचा लो, उसका घर बचा लो। तुम्हें इस काम के लिए दुगनी फीस देने को तैयार हूँ। शबनम ने इधर उधर सर हिलाकर इनकार कर दिया था। वह बोली, आलिया का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, बस इतना है कि किसी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में दिखा ले, ठीक हो जाएगा। मैं बोला, यह बातें तो तुम उन औरतों से भी कह सकती हो जो तुम्हारे पास इलाज कराने आती है। मेरी बहन के लिए तुम्हें हॉस्पिटल याद आ गया है। वह बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मैं आलिया का इलाज नहीं कर पाऊंगी। मैं चुप हो गया था। मैंने शबनम से बात करना भी छोड़ दिया था। मैंने 2-3 दिन तक बिल्कुल भी उससे बात नहीं की थी। उसे बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं थी। लोग सच ही कहते हैं, जो औरत पैसा कमाने लग जाए वह फिर मर्द को किसी भी गिनती में नहीं लाती। खैर, कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब आलिया सूजे हुए चेहरे के साथ घर में हमारे आई थी। उसने बताया कि आज भी मेरे शौहर ने मुझे बांझपन का ताना देकर बहुत मारा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वह मुझे तलाक दे देगा। आलिया शबनम के कदमों में बैठ गई थी और रो रो कर मुझसे कह रही थी कि भैया, शबनम को मना लो या मेरा इलाज कर दे। मगर शबनम का दिल पत्थर का था। वह किसी भी कीमत पर नहीं मान रही थी। मैंने कहा, देखो शबनम, शादी के बाद तुम्हारे साथ आलिया ने जो कुछ भी किया है, गलत किया है। उसकी माफ़ी मैं तुमसे मांगता हूँ। मेरी बहन का घर उजड़ने से बचा लो। शबनम बोली, अगर आलिया का शौहर उसे तलाक दे देगा तो हम उसकी दूसरी शादी करवा देंगे। मैं बस शबनम को देखता रह गया और बोला कि तुम मेरी बहन के तलाक पर रजामंद हो गई हो, मगर इसके इलाज के लिए राजी क्यों नहीं हो रही हो? शबनम बोली, मेरी मजबूरी है। मैं अपने खानदान के किसी भी लोगों का मदद इलाज नहीं कर पाऊंगी। मुझे शबनम की बात ने चौंका दिया था, मगर मैं खामोश हो गया था। कुछ दिनों बाद आलिया तलाक लेकर हमारे घर आ गई थी। मुझे शबनम पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर अब मुझे उस पर शक हो गया था। मैं बहरहाल में जानना चाहता था कि आखिर शबनम ने आलिया का इलाज क्यों नहीं किया था। आलिया भी अब शबनम से बहुत नफरत करने लगी थी। वह हर वक्त घर में बैठी रोती रहती और मुझसे कहती कि भैया, अगर तुम में जरा से भी गैरत है तो शबनम को तलाक देकर घर से निकाल दो। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि अरे बहन, खाली गैरत से पेट नहीं भरता। मैं तो किसी काम काज का नहीं हूँ। मेरे बच्चे और तुम भूख से मर जाएंगे। अब आलिया हर वक्त चौकन्ना रहती थी और शबनम पर कड़ी नजर रखती थी। वह एक एक औरत का हिसाब लगाकर बैठी होती थी। एक दिन मेरे पास आई और बोली, शबनम ने मेरा इलाज क्यों नहीं किया है? मैं बोला, इसी भी बात का पता लगाने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आलिया बोली, हाँ, दाल में कुछ काला है। मेरा इलाज सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके मन में खोट है। उसका काम असल में लोगों का इलाज करना नहीं है। वह तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हारे आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई है जो तुम हर रोज नकाबपोश मर्दों को पहचान ही नहीं पाया। तुमने नहीं देखा क्या जब भी कोई औरत इलाज के लिए आती है
तो तुम उसे नीचे बैठा देते हो और उसका ब्लड ग्रुप चेक करने के बहाने उसको मसरूफ कर देते हो। फिर 2 नकाबपोश औरतें आती हैं, जो दरअसल औरतें नहीं मर्द हैं। फिर वह कमरे में चली जाती हैं। जरूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। मैं आलिया की बातों पर चौंक गया था। आलिया ने मुझे कुछ और नहीं बताया था। उसने वही बातें बताई थी जिन पर मुझे पहले ही शक था, मगर मैं पैसे के लालच में आकर अपने शक को कुचल देता था। हमने आलिया से कहा कि कल जब कोई औरत इलाज के लिए आएगी तो हम दोनों टोपी वाला बुर्का पहनकर क्लिनिक के अंदर चले जाएंगे, तब सारा राज खुल जाएगा। उसने हाँ कर दिया था। अगले दिन मैं नॉर्मल रहा। मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे शबनम को शक होता। शबनम अपने क्लिनिक में चली गई थी और आधे घंटे बाद एक औरत इलाज के लिए आ गई थी। औरत को हमने क्लिनिक के अंदर भेज दिया था और उसके पति को सोफे पर बैठने को कहा। फिर मैं काउंटर को छोड़कर अपने घर आ गया और मैंने आलिया को इशारा किया तो वह 2 बुरखे लेकर आ गई थी। हमने जल्दी से बुरखे पहने और क्लिनिक के अंदर दाखिल होने लगे थे। शबनम का क्लिनिक बहुत ही अच्छा और ड्राइंग रूम के जैसा लग रहा था। वह औरत जो इलाज के लिए आई थी चुपचाप बैठी थी। शबनम की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी और आलिया पर पड़ी तो वह बोली, वसी आ गए हो तुम, चलो अपना यह केस संभालो। मैं केस कैसे संभालता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। शबनम बोली, बच्चों वाली फाइल कहाँ है? उस औरत ने कहा कि उसके पति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। उस औरत का नाम फाइल में लिख लो। ठीक है, आज ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बच्चा इस औरत के गोद में होना चाहिए। मैं जल्दी से अपना टोपी वाला बुर्का उतार फेंका था और मुझे देखकर आलिया भी यही किया था। शबनम एकदम से बौखला कर गई। उसके चेहरे का रंग उतर गया। मैं बोला, आज शबनम तुम मुझे इलाज का तरीका बताओगी, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। शबनम बौखलाई हुई थी। वह बोली, तुम कोई काम नहीं करते थे, गरीबी हमारे घर में डेरा डाले हुए थे। मैंने अपने एक सहेली से मशवरा किया तो उसने मुझे बांझ औरतों का इलाज वाला क्लिनिक खोलने का मशवरा दिया था। मेरी सहेली एक NGO चला रही थी जहां वह उन बच्चों को साथ रखती थी जहां उन बच्चों को उनके माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती। कुछ माँ बाप उन बच्चों को वहां आकर डाल देते हैं। कुछ बच्चे कचरे के ढेर पर पड़े रो रहे होते हैं। कुछ ऐसी बच्चियां भी होती हैं जो किसी दरिंदे का निशाना बनकर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन उन बच्चों को अपने पास नहीं रख सकती, इसलिए वह इस ऑफिस आकर अपने बच्चे को थमा जाती है। मेरी सहेली ने बताया था कि अगर हमारे समाज में कोई औरत बच्चे को जन्म नहीं दे पाती तो वह पति उसको अडॉप्ट करने के बजाय दूसरी शादी पर ध्यान देते हैं। ऐसे में कई घर उजड़ जाते हैं। मेरी सहेली ने अपने 2 नौकर मुझे दिए हुए हैं। जब भी कोई औरत मेरे पास इलाज के लिए आती है तो मैं उसे सीधी सी बात बता देती हूँ कि मैं इलाज करना नहीं जानती हूँ, लेकिन बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। मैं उनके पति का ब्लड ग्रुप ले लेती हूँ और उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा 9 माह बाद उसी औरत को थमा देती हूँ। मैंने आलिया का इलाज इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे डर था कि यह मेरा राज खोल देगी और मुझे बदनाम कर देगी। शबनम एकदम से रोने लगी थी। तुम्हारे अंदर यह डर मेरे बुरे रवैये ने डाल दिया है। अगर मैं तुमसे शादी के बाद लड़ती झगड़ती नहीं तो तुम मेरे लिए कुछ न कुछ कर देती और मैं तलाक लेकर यहाँ आज ना बैठी होती। लेकिन आज से मैं तुम्हारे इस काम में हिस्सा लूंगी क्योंकि तुम्हारा यह काम बहुत ही अच्छा है हमारे समाज के लिए। इस तरह से बेसहारों को उनको औलाद मिल जाती है और बच्चों को माँ बाप मिल जाते हैं और तमाम औरतों के घर उजड़ने से बच जाते हैं। शबनम और आलिया एक दूसरे के गले लग कर रो रहे थे। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अब अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।